नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी में। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की सीरीज में आज हम देखेंगे मौलिक अधिकार को। इसका पाठ प्रथम हम देख चुके हैं, जिसमें हमने बहुत बेसिक रूप से समझा था कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार मौलिक क्यों हैं, इन मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्या है, कितने तरह के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उसी को हम और डिटेल से आज कवर करेंगे। और प्रारंभिक परीक्षा में जिस डीप लेवल से जाकर आपसे प्रश्न पूछता है या जहां पर आपको कंफ्यूज होना पड़ता है, उन सारे एरियाज को हम कवर करेंगे, जिससे आप आसानी के साथ प्रीलिम्स को क्रैक कर पाएं। तो स्वागत है आपका इस प्रीलिम्स टारगेट बैच में। आइए शुरू करते हैं मौलिक अधिकार को। जब हम मौलिक अधिकार को देखते हैं तो बेसिक हमने देखा था कि यह संविधान के भाग 3 में है, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मौलिक अधिकार हमको दो तरह के मिलते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, यह हमने देखा था। अब हम देख लेते हैं अनुच्छेदों को, और उसमें भी बहुत बेसिक लेवल पर। मतलब सारे अनुच्छेद हम एक साथ नहीं देखेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जिससे हम इसको आसानी के साथ याद भी कर सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 19 को। अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि आपको 6 मूल अधिकार है, और दरअसल अनुच्छेद 19 आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है, अर्थात जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वह स्वतंत्रता यह अनुच्छेद 19 आपको देता है। लेकिन अगर युद्ध हो जाए, कोई विदेशी आक्रमण हो जाए, उस समय इसको निलंबित किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो, उस स्थिति पर इसको निलंबित नहीं किया जा सकता, अर्थात केवल युद्ध के समय इसको निलंबित किया जा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 यह मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था है, और यह व्यवस्था किनके लिए है? जो सशस्त्र बलों के लोग हैं, जो अर्धसैनिक बलों के लोग हैं, पुलिस विभाग से जुड़े लोग हैं, गुप्तचर हैं, उन सब पर यह प्रतिबंध लगाता है, अर्थात उनके कई सारे मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जाती है। जैसे यह अनुच्छेद 19 का ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर कोई गुप्तचर यह कहे कि वह भी अनुच्छेद 19 का हकदार है और वह इसका प्रयोग करके अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकता है और लोगों को ऐसी चीजों की जानकारी दे सकता है जो उसको शायद नहीं बतानी चाहिए, तो उस स्थिति के लिए यह प्रावधान अनुच्छेद 33 में दिया गया है। यह ऐसे मौलिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। फिर आपका आता है अनुच्छेद 34। यह व्यवस्था लागू है सैन्य शासित क्षेत्रों में, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां पर सैन्य शासन है, वहां पर जो मूल अधिकार है उनको निलंबित किया जा सकता है। आज जो वहां के निवासी हैं उनके मूल अधिकार प्लस जो वहां के सैनिक हैं उनके मूल अधिकार भी निलंबित किए जा सकते हैं। निवासियों के अनुच्छेद 34 के माध्यम से और सैनिकों के अनुच्छेद 33 के माध्यम से। फिर है अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। आपने अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक बहुत बार पढ़ा होगा। अनुच्छेद 19 मैंने इसलिए आपको यहाँ रखा ताकि बाकी अनुच्छेदों को आप ठीक से समझ सके। हम उन अनुच्छेदों को देख रहे हैं जिनकी ज्यादातर चर्चा नहीं की जाती है, जिससे आपके कंफ्यूजन दूर हो सके। तो जो अनुच्छेद 12 है यह राज्य शब्द को परिभाषित करता है, और जो अनुच्छेद 13 है यह विधि शब्द को परिभाषित करता है। तो 12 अनुच्छेद यह बताएगा कि राज्य में कौन कौन शामिल होगा। अनुच्छेद 13 विधि शब्द को परिभाषित करेगा। कुछ अधिकार हम देखते हैं कि विदेशियों को भी मिले हुए हैं, अर्थात भारतीयों को तो मूल अधिकार मिले ही हुए हैं, लेकिन कुछ अधिकार विदेशियों को भी मिले हुए हैं। जैसे अनुच्छेद 14, 20, 21 और 21A जो कि शिक्षा का अधिकार है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जो शिक्षा का अधिकार है वह विदेशियों को भी मिला हुआ है। अनुच्छेद 22 जहां पर हिरासत और नजरबंदी से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 23 जो बलात् श्रम को रोकता है। अनुच्छेद 24 बच्चों का नियोजन संबंधित मामलों को देखता है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं का संचालन। यह भी इंपॉर्टेंट है कि एक विदेशी भी भारत में धार्मिक संस्थाओं का संचालन कर सकता है। यह प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट। अनुच्छेद 28 धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता। 2-3 चीजें इसमें आप ध्यान रखेंगे। एक, शिक्षा का अधिकार इनको मिला हुआ है। दूसरा, धर्म की स्वतंत्रता इनको मिली हुई है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो भी प्रावधान है जो भारतीयों को मिलते हैं वह प्रावधान विदेशियों को भी मिलते हैं। अब एक तथ्य को देख लेते हैं। विधि के समक्ष
समता का सिद्धांत। जब हम इस सिद्धांत को देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि यह ब्रिटिश मूल का सिद्धांत है और इस सिद्धांत में जो विशिष्ट विशेषाधिकार हैं उनकी अनुपस्थिति होती है और यह अधिकार कहता है कि न्यायालय द्वारा असमान व्यवहार नहीं किया जाएगा। जो विधि है, जो नियम कानून है, वही सबसे ऊपर है और किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो विधि के समक्ष समता का अधिकार है, यह कैसा है? नकारात्मक संदर्भ के लिए, अर्थात रोकता है कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। दूसरा विचार है विधियों के समान संरक्षण। यह सकारात्मक संदर्भ के रेफरेंस में हम देखते हैं। यह कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और विधि के समक्ष समता कहां लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। इसमें कहा जाता है कि जो विधियों द्वारा प्राप्त विशेषाधिकार, अध्यारोपित दायित्व, दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता होनी चाहिए। अर्थात आपको समान व्यवहार करना है इसलिए यह सकारात्मक है और नकारात्मक था क्योंकि रोक रहा था कौन? विधि के समक्ष समता, जो कि ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। इसमें क्या कहा जा रहा है? समान विधि हो सबके लिए और सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। तो जो अमेरिका का संविधान है यह पॉजिटिव रेफरेंस आपको दे रहा है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। जो ब्रिटेन का संविधान है वह निगेटिव रेफरेंस आपको दे रहा है। वह कह रहा है ब्रिटेन वाला कि आपको क्या नहीं करना है। जो अमेरिका का है वह कह रहा है कि आपको क्या करना है। तो विधियों के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता, दो प्रावधान हमको मिल रहे हैं। अब हम देख लेते हैं विधि का शासन क्या है। जब हम ब्रिटिश न्यायवादी एवी डाइसी को देखते हैं तो वह कहते हैं कि जो विधि के समक्ष समता का विचार है यह विधि के जो शासन का मूल सिद्धांत है उसी का एक तत्व है और इसमें तीन अवधारणाएं इनको मिलती हैं। यह कहते हैं कि विधि के उल्लंघन के अलावा दंड किसी को नहीं दिया जा सकता। अर्थात अगर किसी व्यक्ति ने कोई कानून नहीं तोड़ा है तो उसको दंड नहीं दिया जा सकता। फिर विधि के समक्ष समता है, अर्थात सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? न्यायपालिका द्वारा या विधान द्वारा। फिर व्यक्तिगत अधिकारों की प्रभुता है, लेकिन यह व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत नहीं है। अर्थात व्यक्तिगत अधिकार यहाँ पर ओरिजिनेट नहीं होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अधिकारों को ज्यादा वेटेज दिया गया है। हालांकि भारतीय संदर्भ में हम देखते हैं तो यह दोनों तो लागू होते हैं, अर्थात विधि के उल्लंघन के अलावा दंड नहीं दिया जाएगा और विधि के समक्ष समता है। लेकिन जो यह तीसरा कॉन्सेप्ट है कि व्यक्तिगत अधिकारों की प्रभुता, यह कॉन्सेप्ट भारतीय क्षेत्र में लागू नहीं होता है। भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो जो आपका संविधान है यह व्यक्तिगत अधिकारों का क्या है? स्रोत है। अर्थात भारत में जो विधि है वह विधि व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। वहीं ब्रिटेन में हम देख रहे हैं कि व्यक्तिगत अधिकारों का यह स्रोत नहीं है। इसके साथ हम देखते हैं जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वह बताता है कि जो अनुच्छेद 14 वह संविधान का मूलभूत तत्व है। अर्थात अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता का जो सिद्धांत, उस सिद्धांत को लागू करवाता है। हम देख लेते हैं जो आपकी यह समता है उस समता के कुछ अपवाद भी हमको मिलते हैं। जैसे अनुच्छेद 361 जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकारों से संबंधित है। इनको कुछ ऐसे विशेषाधिकार मिले हुए हैं जो हर आम आदमी को नहीं मिले हुए हैं। अनुच्छेद 361A इसमें क्या है? किसी भी व्यक्ति द्वारा संसद या राज्य विधानसभा की कार्यवाही से संबंधित तत्वों का जो प्रकाशन है उस पर रोक लगाई गई है। जैसे अनुच्छेद 19 था जो कि यह प्रावधान देता था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी के तहत जो आपकी प्रेस है, न्यूज है या न्यूज चैनल है वह सब कुछ प्रसारित होता है। इसके तहत अनुच्छेद 19 के तहत। लेकिन 361A यह ध्यान लगाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जब मामला हो विधानसभा की या संसद की कार्यवाही का। अनुच्छेद 105 इस अनुच्छेद के तहत जो संसद में संसद सदस्य हैं या जो सांसद हैं वह जो कुछ संसद में बोले उसके लिए वह उत्तरदायी नहीं है। अर्थात उनपे ऐसा कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है कि वह संसद में क्या बोले और क्या ना बोले। इसके साथ साथ अनुच्छेद 194 यह जो विधानमंडल के सदस्य हैं उनकी बोलने की स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है। तो 105 संसद में और 194 विधानमंडल में जो उनके सदस्य हैं उनको बोलने की स्वतंत्रता देता है। एक व्यवस्था मिलेगी हमको केंद्रीय शैक्षिक संस्थान
प्रवेश आरक्षण अधिनियम 2006। इसमें प्रावधान क्या है? 93 संविधान संशोधन के द्वारा इसको पारित किया गया और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए 27% सीटों का आरक्षण इसी प्रावधान के माध्यम से दिया गया है। अब आप इसको ऐसे समझिए, हम अभी देख रहे हैं कि वो सारे प्रोविजन जो संविधान के मूल अधिकारों से हटकर है और यहीं से आपसे प्रश्न बनाता है। जैसे अभी हमने पीछे देखा, ये समता के अपवाद हैं। आपको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन तो हो सकता है पता हो कि किस संविधान के किस अनुच्छेद में क्या चीज लिखी हुई है, समता का अधिकार कहाँ है, बोलने की स्वतंत्रता कहाँ है, अनुच्छेद 21 क्या है, अनुच्छेद 14 क्या है, 16 क्या है, 18 क्या है, 17 क्या है, अनटचेबिलिटी का प्रोविजन कहाँ पे है। ये सब कुछ हो सकता है आपको याद हो जाए, लेकिन आप फंसते कहाँ हैं? हम टारगेट किसको कर रहे हैं? प्रीलिम्स को। और प्रीलिम्स को टारगेट करने के लिए हमको यह चीज देखना होगा कि हम फंसते कहाँ हैं। तो मैं उन चीजों को कवर करवा रहा हूं जहां पर हम फंस जाते। तो समता का अपवाद मैंने इसीलिए आपको करवाया। इसके पीछे हमने देखा जैसे जो विधि का शासन है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ हम फंसते हैं, जनरली हम इसको नहीं पढ़ते हैं। इससे पहले देखा जो विधियों के समान संरक्षण है, यहाँ भी हम फंसते हैं। फिर हमने देखा जो विधि के समक्ष समता है, यहाँ भी हम फंसते हैं। तो हम उन चीजों को देख रहे हैं जहां पर हम फंस जाते हैं। मैं आपको डिक्टो लाइन टू लाइन नहीं करवा रहा हूं कि इस वाले अनुच्छेद में ये लिखा, 14 में ये लिखा, 15 में ये लिखा, 16 में ये लिखा। वो आप शायद खुद भी पढ़ सकते हैं। आप जहां फंस जाते हैं, जहां टफ हो जाती हैं चीजें, उन चीजों को मैं आपको कवर करवा रहा हूं। जैसे अभी हमने ये वाला प्रोविजन देखा कि किस तरह से जो आरक्षण के अधिनियम है वह लागू होते हैं। तो केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में जो प्रवेश में आरक्षण का अधिनियम है वह 2006 में लागू होता है 93 संविधान संशोधन के तहत। और इसी के तरह 27% सीटें जो आरक्षित की गई हैं शैक्षणिक संस्थानों में वह लागू होती हैं। अब इसमें आप देखिए, ये जो 27% रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है, यह रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट तो पहले ही लागू हो गया था, लेकिन शैक्षणिक संस्थानों में यह बाद में लागू हुआ, तब 2006 में, और उसी के तहत वहां आरक्षण दिया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, मंडल आयोग, यह परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि यह किससे संबंधित है, सबसे पहला प्रश्न, और इससे जुड़ी जो तिथियां हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो हम इसका पूरा क्रम देख लेते हैं। 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार थी और इन्हीं के शासनकाल में जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था उसका गठन किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? वीपी मंडल। यह जो आयोग था यह बना क्यों था? अनुच्छेद 340 के तहत यह बना और उसके तहत जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी शैक्षणिक स्थिति और उनकी सामाजिक स्थिति की जांच के लिए यह आयोग बनाया गया था। इस आयोग ने एक साल बाद 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इसके तहत इसने बताया कि लगभग 3743 पिछड़ी जातियां हैं और यह जनसंख्या का 52% है, अर्थात जनसंख्या का 50% से यह ज्यादा है। और जो इनका पार्टिसिपेशन है शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में, वह बहुत कम है, जबकि यह 52% है जनसंख्या का। इसी के कारण जो 1990 का समय था जब सरकार थी वीपी सिंह की, तो वीपी सिंह की सरकार ने आरक्षण को घोषित कर दिया। और इसमें आप ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे राजनीतिक दांवपेच भी हैं, वह परीक्षा में आपसे पूछा नहीं जाएगा, तो हम उसकी डिटेलिंग करें ही क्यों? क्योंकि 1980 में रिपोर्ट आई, 10 साल के बाद यह आरक्षण एकदम से घोषित हुआ था, तो हमको उतनी डिटेलिंग की जरूरत नहीं है, मतलब राजनीतिक तथ्यों को देखने की जरूरत नहीं है, हमको अपने परीक्षा के लिए देखना है। तो 1980 में रिपोर्ट आई, 1990 में यह आरक्षण व्यवस्था घोषित की गई। 1991 में नरसिम्हा सरकार आती है और यह नरसिम्हा सरकार 27% आरक्षण में जो गरीब लोग हैं उनको प्राथमिकता देने की बात करते हैं। अर्थात जो 27% का प्रोविजन है उसमें यह कहते हैं कि जो गरीब हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ साथ ये जो 10% आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं इनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। 27% वाले को कोर्ट ने आगे कायम रखा और इस 10% वाले को खारिज कर दिया। तो उच्चतम न्यायालय ने इस 10% की व्यवस्था को खारिज कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया। तो 27% आरक्षण की व्यवस्था मंडल आयोग के सुझावों के अनुसार लागू हो गई। फिर एक कॉन्सेप्ट आया क्रीमी लेयर का। जैसे अभी हमने पीछे बात की कि जो ज्यादा गरीब हैं उनको ज्यादा लाभ मिले, उसी के रेफरेंस में आया क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। रामानंद समिति का गठन किया गया और 1993 में इसने अपनी रिपोर्ट दी और इसी के तहत जो 1993 है उसी साल पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट तय किया गया।
क्रीमी लेयर मतलब जैसे दूध होता है और दूध के ऊपर क्रीम होती है, अर्थात अगर दूध को मान लिया जाए पिछड़ा वर्ग और दूध के ऊपर जो क्रीम है वह पिछड़े वर्ग में ऐसे लोग जो ज्यादा सुविधा संपन्न है, तो इस क्रीम को हटाकर जो बचा दूध है उसको मिले क्या? आरक्षण। अर्थात जो सुविधा संपन्न लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ ना मिले, उनको आरक्षण से हटा दिया जाए और जो वास्तव में आरक्षण के हकदार हैं उनको आरक्षण मिले। इसी के लिए कॉन्सेप्ट था क्रीमी लेयर। इसके साथ हमको एक चीज मिलती है, अस्पृश्यता का अंत, मतलब जो छुआछूत है इसको समाप्त किया जाए। इसके लिए 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। पहला नियम बना था 1955 में कि अनटचेबिलिटी को रोका जाए और उसको बाद में संशोधित किया गया 1976 में और इसको एक नया नाम दे दिया गया, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 नाम। तो 1976 में इसमें संशोधन हुआ और इसको नया नाम दे दिया गया। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि संविधान में कहीं पर भी यह शब्द परिभाषित नहीं किया गया है और ना ही इस अधिनियम में यह शब्द परिभाषित किया गया है कि अस्पृश्यता है क्या, अनटचेबिलिटी है क्या, इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा है इसको। फिर एक कॉन्सेप्ट मिलता है उपाधियों का अंत और आता है किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। इसमें 1996 में उच्चतम न्यायालय ने अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने जो पद्म विभूषणधारी हैं, पद्म भूषणधारी हैं, पद्म श्रीधारी हैं, इनकी संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा यह पुरस्कार उपाधि नहीं है, अर्थात कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे ऐसा नहीं लिख सकता है कि पद्म श्री वाईजेड जो भी उसका नाम हो, मतलब नाम के आगे अपना जो पुरस्कार है उसका नाम नहीं लिख सकता है। और क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? यह उपाधि नहीं है बल्कि एक पुरस्कार है। तो इस तरह से हमने उन सारे कंफ्यूजिंग वाले टॉपिक्स को देख लिया जो फंडामेंटल राइट से आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं जहां पर। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप प्रीलिम्स में कई सारे क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर पाएंगे और यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।